नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संद्र एजुकेशन के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था अपने चैनल से संबंधित इंट्रो वीडियो था, उस चैनल में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो प्यार और स्नेह दिखाया वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसी को देखते हुए मैंने अति शीघ्र कक्षाएं शुरू करने का विचार किया और उसी को देखते हुए आज अपन इस चैनल पर अपनी पहली कक्षा अपलोड करने जा रहे हैं। अपने बात की थी कि अपन इस चैनल पर अलग अलग वीडियो में अलग अलग कक्षाओं से संबंधित बात करेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अति निकट है, उसी को देखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9th में भी है और कक्षा 10वीं में भी है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो टॉपिक शामिल है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपन आज सबसे पहले कक्षा 10 की ज्यामिति पर विचार करेंगे और अलग अलग पार्ट में ज्यामिति की जो क्लास आएगी उस क्लास को आप देखना और कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कक्षा आ रही है और उन सभी प्रश्नावलियों को बारी बारी से अपन विभिन्न पार्ट में करेंगे और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों के सामने इंटरनेट की भी एक बड़ी समस्या रहती है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। तो अपन सबसे पहले आज कक्षा 10 की ज्यामिति शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में आप जरूर देखना और जो वीडियो है वो पार्ट वाइज ही आप देखना। ऐसा नहीं हो कि आप पार्ट 2 को पहले देखें और पार्ट 1 को बाद में देखें, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पार्ट 1, 2 ऐसे धीरे धीरे जितने भी पार्ट वीडियोस के प्रश्नावली से संबंधित बन रहे हैं उन सभी को आप पार्ट के हिसाब से देखें। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की ज्यामिति। और क्या कर रहे हैं? कक्षा 10 की ज्यामिति। कक्षा 10 की ज्यामिति में सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे, वो लेंगे वृत्त का, क्योंकि वृत्त का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शामिल रहता है। इसलिए मेरे उन सहपाठियों को भी इससे सहयोग मिलेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से जूझते हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति में अपन आज टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में अपन सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल। वृत्त ज्यामिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज अपन इस वीडियो में, ये एक छोटा वीडियो होगा जिसमें अपन कक्षा 10 और में जितने भी वृत्त से संबंधित फॉर्मूले बनते हैं, जो आपके प्रश्नावली जैसे कक्षा 10 में 12वीं प्रश्नावली है जो वृत्त से संबंधित है, तो उसमें जैसे 12.1 है, 12.2 है, उसमें आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं और इसके साथ साथ कक्षा 9th और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी फॉर्मूले वृत्त से संबंधित बनते हैं उन सभी फॉर्मूलों को अपन एक साथ एक कक्षा में कर लेंगे, तो आपको आने वाली कक्षाओं में उस कक्षा को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर फॉर्मूलों को अपन एक जगह नहीं करेंगे और प्रश्नावली के हिसाब से लिखेंगे तो लास्ट में आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर था। इसलिए सबसे पहले अपन वृत्त क्या होता है उससे संबंधित जितने भी परिभाषा और फॉर्मूले बनते हैं उन सभी फॉर्मूलों को आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त होता क्या है। अक्सर विद्यार्थियों के सामने एक समस्या रहती है कि वृत्त होता क्या। उन्होंने नाम बहुत सुना है, लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में रहता है कि ये एक गोला होता है, कई कहते हैं ये एक सर्किल ही है। तो वृत्त से संबंधित पहली बात आती है कि वृत्त आखिर होता क्या है। तो मैं बात करूं, जैसे एक समतल है, तो समतल में कोई एक मैंने बिंदु ले लिया, जैसे ये एक समतल में बिंदु है, इस बिंदु का बिंदु पथ यानी कि इसके चारों ओर की दूरी, जैसे ये है केंद्र और केंद्र के चारों ओर का ये एक सर्किल है। वृत्त समतल में किसी बिंदु का बिंदु पथ जिसकी वृत्त के केंद्र से चारों ओर की दूरी समान होती है उसे वृत्त कहते हैं। यानी कि जैसे ये मध्य में मैंने एक केंद्र लिया है, यहां से यहां तक की दूरी की बात करें, 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 चाहे कहीं भी लो, चारों ओर की दूरी जहां वृत्त के केंद्र से वो दूरी समान होती है ना, वही वृत्त है। केंद्र से उसके चारों ओर के बिंदु पथ की दूरी समान है, वो वृत्त कहलाता है। तो सबसे पहले अपन वृत्त की परिभाषा की बात करेंगे, तो आप यहां पर लिखते रहे मेरे साथ साथ। लिखो, किसी समतल में
एक बिंदु का बिंदुपथ, किसी समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ। अगर किसी को स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसको आसानी से लिखते रहें। एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी केंद्र से सभी जगह दूरी समान होती है, सभी जगह दूरी समान होती है, वृत्त क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अक्सर हमारे विद्यार्थी इसको बोलने में वृत्त बोलते हैं, लेकिन अगर भाषा के हिसाब से इसको देखा जाए तो इसको वृत्त ही बोला जाता है। इंग्लिश में इसको सर्किल कहते हैं। तो किसी समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी केंद्र से सभी जगह दूरी समान होती है, वृत्त कहलाता है। ये केंद्र है, केंद्र से सभी जगह की दूरी समान है, क्या कहलाता है? वृत्त। मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद बात आती है, जैसे ये केंद्र है और ये चारों ओर की जो दूरी है इसको परिमाप या परिधि बोला जाता है। यहां तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको स्मॉल r से लिखते हैं। ये है त्रिज्या और ये भी इसकी त्रिज्या। तो दूसरी बात आती है कि वृत्त में त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या की दुगुनी दूरी होती है उसे वृत्त का व्यास बोला जाता है। जैसे मैं एक अलग वृत्त बनाता हूं, ये है इसका केंद्र, यानी कि इस परिधि से लेकर के सामने तक की जो ये पूरी दूरी होती है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है? त्रिज्या का दुगुना विद्यार्थियों व्यास कहलाता है। व्यास को d से लिखा जाता है। व्यास को किससे लिखते हैं? d, यानी कि जो केंद्र से होकर गुजरता है ना, वही व्यास होगा। ऐसा नहीं हो कि अपन ने एक वृत्त बना दिया है और इसकी यहां से ले लें, यहां से ले लें, ये वृत्त नहीं, सॉरी ये व्यास नहीं होगा, इसको जीवा बोला जाता है। जो केंद्र से होकर कर गुजरती है और दोनों परिधियों को स्पर्श करती हैं आपस में, उसको वृत्त का व्यास बोला जाता है। तो अगली परिभाषा अपन लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का, जैसे व्यास है और त्रिज्या क्या होती है। इसके फॉर्मूले भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो अगली बात लिखें आप यहाँ पर। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, कक्षा पूरी आपको समझ में आ रही होगी। तो अगली बात करेंगे वर्ग से संबंधित। जैसे मैं फॉर्मूलों की बात करता हूं तो इसमें लिख लो आप, सबसे पहला लिखो कि व्यास की परिभाषा लिख लो। पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद आपको मैं फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा। व्यास को इंग्लिश में डी से लिखते हैं, तो यहां पर लिखो आप त्रिज्या की दुगुनी दूरी, त्रिज्या की दुगुनी दूरी वृत्त का व्यास कहलाता है। या कहलाता है त्रिज्या की दुगुनी दूरी वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी कि आपको समझ में आ गई होगी बात। जैसे वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, और जो त्रिज्या की दोनों, यानी कि दोनों त्रिज्या जो मिलाते हैं ना, यही वृत्त का क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। त्रिज्या की दुगुनी दूरी वृत्त का व्यास कहलाता है। अब व्यास की बात करें तो व्यास के जैसे फॉर्मूले की बात करेंगे तो व्यास d बराबर क्या होगा? दो त्रिज्याओं का योग होगा r प्लस r, यानी कि 2r। ये हो गई, व्यास हो गया। अब त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या की वही बात है, व्यास की आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है। आप परिभाषा लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी कि व्यास की आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है। अक्सर अब पैटर्न पेपर का बदल चुका है और बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान के जो प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न में आपको ये पूछा जा सकता है कि व्यास की आधी दूरी खाली जगह कहलाती है त्रिज्या। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि त्रिज्या की दुगुनी दूरी खाली जगह कहलाता है, तो वहां पर आपको लिखना है व्यास। मैं आशा करता हूं आपको वृत्त की परिभाषा, व्यास और त्रिज्या से संबंधित जो बात है वो आपको समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या होगी वो देखो इधर।
अब अगली बात आती है वर्ग से संबंधित फॉर्मूले। उसमें फॉर्मूलों से संबंधित आप पहली बात को समझेंगे। देखो ये वापस मैं एक बार वर्ग को बना देता हूं, ये इसका केंद्र है। अब देखो जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां से घूमकर वापस यहीं आता हूं, तो चारों ओर की पूरी दूरी है ना, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि और परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही होता है विद्यार्थियों, इसके अलग अलग भ्रमित आप नहीं हो जाना। इसमें चारों ओर की दूरी होती है ना, वही परिमाप है, वही परिधि है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूलों में वर्ग से संबंधित बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे परिधि की। परिधि क्या होती है? तो परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। अब परिधि क्या होती है? उसकी चारों ओर की दूरी। अब दूसरा फॉर्मूला भी आप यहां तो इसके साथ लिख लो, यहां अलग से भी आप लिख सकते हो, जैसे परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप भी होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। अब ये किसकी परिधि किसकी है? वृत्त की। और परिमाप भी किसका है? वृत्त का। वृत्त का परिमाप और परिधि का सूत्र एक ही है, ये एक ही चीज है। जो चारों ओर की दूरी होती है वही विद्यार्थियों क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर, वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल। किसकी बात आती है विद्यार्थियों? क्षेत्रफल की। तो देखो इधर, अब बात करें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है विद्यार्थियों? पाई आर स्क्वायर। ये बात आ गई परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल, ये तीन सूत्र आ गए। अब दूसरा अगला एक सूत्र लिख लो आप व्यास का। हालांकि मैंने सूत्र लिखवा दिया है, या तो आप त्रिज्या का लिख लो या व्यास का लिख लो। एक बार फिर वापस लिख लो व्यास का, व्यास का लिख लो। कई विद्यार्थियों को पता नहीं होगा तो अलग से मैं फॉर्मूलों के साथ भी आपको लिखवा देता हूं। व्यास d बराबर 2r। व्यास d बराबर क्या होता है? 2r। यहां पर अपन ने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, वैसे ये 3 फॉर्मूले हैं। परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है, एक क्षेत्रफल है और एक व्यास है। ये 3 फॉर्मूले आपको, अगर कहीं पर आपको त्रिज्या दे रखी है, व्यास पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। कई प्रश्नों में अक्सर ये होता है, आगे जब प्रश्नावली अपन करेंगे तब पता चलेगा, कहीं पर त्रिज्या नहीं दे करके वहां पर व्यास दिया जाता है, तो वहां पर कई विद्यार्थियों को व्यास का पता नहीं होगा, तो फिर वो त्रिज्या नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए वर्ग से संबंधित जो 3 बात है महत्वपूर्ण, इन सूत्रों को आप एकदम कंठस्थ कर लें, क्योंकि आपको प्रश्न करने में यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। अब सबसे पहले ये बात होगी, अब कई विद्यार्थियों के मन में ये भी चल रहा होगा कि जीवा वगैरह क्या होती है, तो इसको अपन जैसे जैसे पार्ट आएगा उसमें अपन जीवा से संबंधित भी बात करेंगे। जो जो आपके पाठ्यक्रम है उन सभी पर बात करेंगे। अब अगली बात करेंगे वृत्त के बाद अपन अर्धवृत्त पर, कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो देखिए इधर दूसरी बात करते हैं अपन अर्धवृत्त पर। तो वृत्त का आधा, अर्धवृत्त नाम ही आधा है, तो उसके बाद क्या बात है? अर्धवृत्त। हाफ सर्किल होता है, जैसे ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त, अब वृत्त क्या होता है? जैसे ये पूरा है, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? इसका केंद्र। अब इसको बोल रहा है अर्धवृत्त, वृत्त का क्या कर दो? आधा। जैसे ये इसका मान लो व्यास है, ये व्यास है, तो इसका जो आधा है ना, ये पूरा मैं जैसे मान लो यहां से हटा देता हूं, तो ये क्या बन गया? अब अर्धवृत्त। और इसका ये क्या है? केंद्र। अब अर्धवृत्त में भी वो सेम लागू होगी, इसका भी व्यास है, मान लो इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी परिधि है, सेम क्षेत्रफल वगैरह। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने वृत्त में लिखवाए थे, ये सेम के सेम यहाँ पर लग रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। या परिधि की कर लो पहले भले, ये परिधि की बात करते हैं पहले। अब वृत्त की परिधि, अब सीधी सी बात है, जो वृत्त की थी उससे आधी किसकी होगी? अर्धवृत्त की होगी। तो वृत्त की क्या थी? वृत्त की थी 2 पाई r। अब मैं यहां पर आपको पहले बता देता हूं कैसे निकली। ये 2 पाई r है। अब आधी करनी तो क्या, 2 का देंगे भाग, तो इसमें 2 का देते हैं भाग। अब 2 से 2 गया, पीछे क्या बचा? पाई r। अब कई विद्यार्थी कहेंगे कि इसका सूत्र परिधि का पाई r होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परिधि तो कितनी हुई? ये इतनी तक अभी आई है, ये तो वृत्त का आधा इतनी तक है, ये दूरी भी करनी पड़ेगी। परिधि और परिमाप का मतलब है चारों ओर की जितनी भी दूरी होती है ना, वो परिधि है। तो ये तो आ गई पाई r, इसके साथ ये भी r है और ये भी r है, तो पाई r प्लस 2r। यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि, ये अर्धवृत्त की है, यहां पर आप वृत्त की मत कर लेना। अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस क्या होता है? 2r। पाई r प्लस 2r। दूसरी बात आती है क्षेत्रफल की। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल से संबंधित बात करेंगे। तो वृत्त का क्या था? वृत्त का था पाई r स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्या करना है? 2 का लगाना है भाग, लगा दो 2 का भाग, ये लगा दे 2। तो वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर बटा 2। क्या हो गया? पाई r स्क्वायर बटा 2। बात समझ में आ गई है?
मैं आशा करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। ये आप एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब चलते हैं अगली बात की ओर। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इस परिमाप भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप परिमाप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप परिमाप करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि परिधि रहेगी तो परिधि वो इतनी आएगी। अब इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ से एक बार। चलिए अगली बात पर चलते हैं। अब जैसे आगे आते हैं तो एक होता है सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, दो वृत्तों का केंद्र बिंदु क्या होता है, एक। अगली बात करते हैं अपन सकेंद्रीय वर्त पर। सकेंद्रीय वर्त की बात करेंगे, सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय का मतलब स का बात ही सीधा शब्द आ रहा है, स का मतलब समान, दोनों का क्या केंद्र क्या होता है, समान, वो होते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अब दोनों का केंद्र कब समान होगा, जब दोनों एक ही सर्किल के रूप में होंगे। जैसे ये एक और हो गया। अब दोनों का, जैसे इसकी त्रिज्या मान लो ये है और इसकी त्रिज्या क्या है, ये है। जैसे इसकी मैं स्मॉल आर और इसकी मान लेता हूं मैं कैपिटल आर। दोनों का केंद्र, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र समान होता है सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। इसमें एक ही फॉर्मूला आपके बनता है कि सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने जहां तक आपका पाठ्यक्रम देखा है उसमें आपके ये सकेंद्रीय वृत्त आया हुआ है, तो इसमें आप सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल लिख लो। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, अब मैं सीधे लिख रहा हूं, यहां पर इसका क्या लिख रहा हूं, क्षेत्रफल। जैसे ये है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सीधी बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या था। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने बात की थी, वहां पर अपन ने किया था पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दो त्रिज्या है, एक तो इसकी त्रिज्या जैसे स्मॉल आर लिखा, इसको R1 R2 भी आप लिख सकते हैं, और एक इसकी त्रिज्या है। तो पहले बात करेंगे जैसे पाई आर स्क्वायर, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आर क्या है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई को कॉमन ले लो, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यानी कि आपको बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटानी है। बड़ी कौन सी होगी, जो वृत्त बड़ा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, जो छोटा है उसकी त्रिज्या छोटी होगी। आर स्क्वायर माइनस, यहां इसको R1 R2 भी आप लिख सकते हैं। इसको आप आगे और सॉल्व करना चाहें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको जैसे यहां पर एक सरसमीका बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सरसमीका यहां पर लग रही है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये भी आप लिख सकते हैं। जो आपको कईयों को वर्ग नहीं करना आता है तो वो जोड़कर घटाकर भी लिख सकता है, और जिसको वर्ग करना आसानी से आता है वो इस फॉर्मूले को भी लिख सकता है। तो इस फॉर्मूले को भी सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों का ये है क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले को भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर चलते हैं अपन वृत्त के अगले पार्ट पर। अब आपने नोट कर लिया होगा, तो इस फॉर्मूलों को मैं अब मिटाता हूं और चलता हूं वृत्त के अगले पार्ट पर। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों को अपन एक साथ यहां पर एकत्रित कर रहे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। चलिए
अगली बात करते हैं, जैसे मान लो मैं वापस एक बार वृत्त को बनाता हूं, ये क्या है, ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है। अब दो बात अलग, एक होता है त्रिज्यखंड और एक होता है वृत्तखंड। अब त्रिज्यखंड में भी दो होता है, एक लघु त्रिज्यखंड है और एक दीर्घ त्रिज्यखंड है, और वृत्त में भी एक लघु वृत्तखंड है और एक दीर्घ वृत्तखंड है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिज्यखंड पर और उसके बाद किस पर बात करूंगा, वृत्तखंड पर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अपन किस पर, त्रिज्यखंड पर। सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे त्रिज्यखंड पर। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये है वृत्त और वृत्त का केंद्र, केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्याओं द्वारा खंड बनाया जाता है, एक चतुर्थांश बनाया जाता है, वो ही क्या है, इसका त्रिज्यखंड है। यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको प्रश्न बनेगा तो सीधा त्रिज्यखंड के संबंधित जो भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा उससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मान लो मैं इसको एक बार बुलंद कर देता हूं, यहां से यहां पर दो पार्ट बन गए, एक तो ये बन गया है और एक बन गया ये। अब दो है, सीधी बात है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो सीधी बात है, जो छोटा होगा उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं और आप भी इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पर ये है लघु त्रिज्यखंड, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड, और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर आपको बराबर नहीं दिख रहा है, आपकी क्वालिटी से संबंधित फोन में भी कई बार क्या होता है, क्वालिटी आपकी डाउन हो जाती है, तो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूं बोल के, और आप अपने फोन की क्वालिटी है जो ऊपर 3 डॉट है उन पे क्लिक करके भी क्वालिटी को 360 कर लें तो थोड़ा आपको बेटर दिखेगा। मेरे यहाँ से क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, यहाँ से एकदम अच्छी क्वालिटी जा रही है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब दोनों के फॉर्मूलों की बात आएगी, ये क्या होती है, ये तो उसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये क्या होता है इसका, ये होता है थीटा। यहाँ पर आप देखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसका थीटा कोण है। अब बात करेंगे पहले लघु त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर लिखो आप पहला फॉर्मूला लिखो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर थीटा बटे 360। यानी कि आपको त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, तो आपको त्रिज्यखंड ज्ञात करने को पूछे तो आप बड़े ही आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला यह भी होता है, जैसे शाफ्ट की लंबाई आपको दे रखी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, अथवा करके आप एक फॉर्मूला और लिख लें, अथवा करके आप एक फॉर्मूला और लिख लें, एल आर बटा 2, एल आर बटा 2। यहां पर इस फॉर्मूले से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वाला आपको शाफ्ट की लंबाई सीधी दे देगा और त्रिज्या दे देगा और सीधा पूछ लेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फिर आप यहाँ इस फॉर्मूले को याद है अगर आपको, तो इस फॉर्मूले से आप सीधे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कई विद्यार्थियों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये एल क्या है, तो एल क्या होता है इसकी भी बात अपन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं बात करता हूं एल की। एल क्या होता है, यहां पर आप साइड में लिख लो, जहां एल बराबर शाफ्ट की लंबाई, जहां एल बराबर क्या होता है, शाफ्ट की लंबाई, जहां एल बराबर होता है शाफ्ट की लंबाई। अब शाफ्ट की लंबाई कौन सी है, जैसे यहां से ये त्रिज्या आ रही है जो यहां पर मिल रही है और यहां पर ये मिल रही, तो ये दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ये होता है शाफ्ट, ये क्या होता है, शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट, और इसको अंग्रेजी में कैपिटल एल से दर्शाया जाता है, ये होता है शाफ्ट। अब शाफ्ट कई बार क्या प्रश्न पूछेंगे कि शाफ्ट की लंबाई ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो शाफ्ट की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला भी मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, उसको भी आप लिख लें। कई विद्यार्थियों को हो रहा है कि इससे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कई बार प्रश्न में ऐसा नहीं देकर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको थीटा दे दिया और त्रिज्या दे दी और आपको पूछ लेता है कि इसमें शाफ्ट की लंबाई क्या होगी, तो उसका भी सूत्र आप लिख लें तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मैं इसको आपको लिखता हूं, इसको भी मैं आपको लिखवा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो यहां पर आप लिखें
शाफ्ट की लंबाई, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, शाफ्ट की लंबाई। अब शाफ्ट की लंबाई की बात करेंगे तो क्या होता है, एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटे 180। इस फॉर्मूलों में क्वेश्चन हल करते समय कैसे अप्लाई करना है, इसकी बात आने वाले पार्ट में अपन करेंगे। प्रत्येक फॉर्मूले से संबंधित चर्चा आने वाले प्रश्नावलियों में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अपन करेंगे। तो आप शाफ्ट की लंबाई का भी एक फॉर्मूला लिख लें। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद अपन त्रिज्यीय खंड से हटके लघु त्रिज्यीय खंड से हटके दीर्घ त्रिज्यीय खंड की ओर चलते हैं। अब लघु त्रिज्यीय खंड से संबंधित जितने भी चर्चा फॉर्मूले बन रहे थे, उन फॉर्मूलों को आपको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। अब अगली बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर जगह है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और नोट डाउन ही नहीं करना है, इसको आपको अच्छी तरह से याद भी करना है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद नहीं होंगे तो आप प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर पाओगे। क्यों, गणित एक ऐसा विषय है वो समझ के साथ साथ फॉर्मूलों पर भी चलता है। तो चलिए बात करेंगे अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड, किस पर, दीर्घ त्रिज्यीय खंड पर। अगली बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यीय। अब दीर्घ कौन सा है, जैसे जिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आई है कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड ये है, वो उन्होंने तो सूत्र बना लिया होगा, क्योंकि सूत्र सीधा दिख रहा है। कैसे बनाना है, ये क्या है दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये क्या है लघु त्रिज्यीय खंड, और ये पूरा क्या है, ये है सर्किल यानी कि वृत्त। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड अपन घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वो बनेगा, यहां पर आप लिखो क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यानी कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पीछे रहेगा, वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला साथ में और लिख लें, जिससे वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु त्रिज्यीय खंड का क्या होता है, यहाँ पर अपन ने पहले लिखा था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये भी डाउट चल रहा होगा कि आखिर ये थीटा नाम की बला क्या है। तो थीटा का मतलब होता है कोण, यानी कि जो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, इसके बीच का अपन को कोण है ना, जो वो ही थीटा है। ये आपके त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है, वहां पर अपन पढ़ने की इसको कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा भी क्या होता है। थीटा का मतलब जितना भी आपको कोण दे रखा है ना, वो थीटा का मान ही होता है। तो यहाँ पर अपन दीर्घ त्रिज्यीय खंड की भी बात अपन ने कर ली है कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड घटाएंगे तो पीछे बचेगा वो दीर्घ होगा। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं वृत्त खंड की ओर। तो अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो एक बार इसको मैं सारे को मिटा देता हूं और फिर चलते हैं अपन वृत्तखंड पर। उसके साथ साथ वृत्तखंड को जैसे ही अपन करेंगे, लगभग आपके सिलेबस में जो जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं वो सारे फॉर्मूले लगभग यहाँ से कवर हो जाते हैं। कोई पीछे रहेगा तो उसको आने वाले समय में जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही आपको मैं नोट डाउन करवा दूंगा, और यहाँ पर इसको आप साथ में मेंशन कर लेना। तो चलते हैं अगले बात पर। अगली बात आती है वृत्तखंड पर। क्या होता है वृत्तखंड, जैसे वापस वही सर्किल बनाना है,
जितने भी डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बनवा रहा हूँ वो सारे डायग्राम आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। डायग्राम होगा तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इन फॉर्मूलों को ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो समझ बेस पे चलते हैं। नहीं तो त्रिज्यखंड, वृत्तखंड दोनों में लघु, दीर्घ, ये 4 ऐसे फॉर्मूले हैं, उनमें आप भ्रमित हो जाओगे। अगर डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो इन फॉर्मूलों को भी आप बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। तो देखिए इधर ये क्या था, वृत्त, ये इसका केंद्र, ये वापस वही त्रिज्यखंड, ये क्या है, त्रिज्यखंड। अब जैसे मैं कोई भी ऐसी वृत्त बनाया है, केंद्र के लिए जितनी भी, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, जितनी भी मैं दो परिधि को आपस में मिला रहा हूं इधर, ये क्या होती है, वृत्त की जीवा। जैसे इस यहां से मिल रहा है और ये यहां से मिला, इसको मैं अगर सीधा यहां से मिला लेता हूं तो ये क्या बन गई, जैसे ये एक खंड बन गया छोटा सा। वृत्त की जीवा द्वारा जो छोटा सा खंड बनाया जाता है, जैसे ये ऊपर क्या बन गया, त्रिभुज, और नीचे जितना भी रहा है पीछे, ये क्या होता है, ये वृत्तखंड। ये कौन सा वृत्तखंड होता है, ये लघु वृत्तखंड होता है, क्योंकि ये छोटा है। तो सीधी बात है, जो छोटा होगा वो लघु, जो बड़ा होगा दीर्घ। तो यहाँ पर आपको ये क्या होगा, ये होगा लघु वृत्तखंड। क्या होगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर का है, जैसे ये इधर का, ये इतना त्रिज्यखंड काटने के बाद जो बचता है ना, वो होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो इतनी बात पीछे रह गई, जैसे त्रिज्यखंड है, अब वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का घटाएंगे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। और जैसे ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो किसका आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का। दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन करें, समझने की कोशिश करें, इसको याद जरूर करें। ये बात आपके लिए जो 9th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काम की है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो, ये पूरा क्या बन रहा था, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से किसको घटाना है, त्रिभुज का। जैसे ये आर है, ये भी आर है, और ये क्या है, थीटा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब त्रिभुज में आधार ऊंचाई तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, इधर देखो, पहले देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अभी जस्ट लिखवाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, यहां पर ध्यान देना, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको थीटा दे रखा है, यानी कि कोण दे रखा है, तो वहां पर होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन गया है। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके साथ साथ आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख लें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं तो ये पूरा सर्किल है। अब सर्किल के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। तो यहां पर आप लिख लें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यहां पर जगह नहीं, मैं इसको नीचे कर रहा हूं, माइनस लघु त्रिज्यखंड। ध्यान रखना यहां पर लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये किसका बन गया, दीर्घ वृत्तखंड का। यहां पर ध्यान रखना, आपको लघु त्रिज्यखंड लिखना है, यहां पर आपको लघु त्रिज्यखंड लिखना है, ना कि लघु वृत्तखंड, ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूला पूरा क्या बनेगा, इसको मैं जगह नहीं इसका, इसको ऊपर लिख रहा हूं, या ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि ये बात आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, जैसे अपने वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब लघु त्रिज्यखंड का क्या लिखा, अभी जस्ट लिखा था, क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या बनता है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। आज के वीडियो में जितनी भी बात बताई है, इसको आप बड़े ही सावधानी से नोट डाउन करें, और इसको नोट डाउन नहीं, याद पूरी तरह से करना है,
क्योंकि अगर इस बात को नोट डाउन नहीं करेंगे और याद नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियो में कक्षाओं में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए बड़े ही सावधानी से इसको याद करें, पढ़ाई के साथ कभी भी लापरवाही ना करें। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो विद्यार्थियों, आज का था ये एक छोटा सा वीडियो, और कक्षा 10 और कक्षा 9 इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक ज्यामिति में आता है अक्सर। तो इस वीडियो में इस कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में और कक्षा 9 में जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे इस वीडियो में अपन ने उन फॉर्मूलों को एक साथ मेंशन करने का प्रयास किया है, ताकि इस वीडियो में आप देखकर जितने भी फॉर्मूले हैं उनको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आने वाली कक्षाओं में आपको कोई समस्या नहीं, जैसे ही प्रश्न आएगा आप फटाफट उसको हल कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं आज की कक्षा आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये कक्षा समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करें, और कोई भी समस्या आपको इससे संबंधित है, किसी भी फॉर्मूले में कोई भी बात में आपको डाउट है, तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर अपना कमेंट लिखिए। जो भी समस्या होगी अगले वीडियो में उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसकी हो सकता है मैं इसके फॉर्मूलों से संबंधित और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम पर मैं समय समय पर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप प्लीज जितने भी विद्यार्थी हैं टेलीग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने जितने भी सहपाठी भाई बंधु हैं जो विद्यालय में अध्ययन करते हैं उन सभी को सूचित करिएगा कि ऐसी कक्षा चल रही है, और वहां से आप अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको ज्वाइन करें। तो मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में आपको जरूर विद्यार्थियों इसका फायदा मिलेगा। और वीडियो लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी कक्षा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे जैसे ही कक्षा अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही है। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी ही अगली कक्षा में मैं मिलता हूं आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के साथ। धन्यवाद।